तो आज का तारीख कितना हो गया? 28 तारीख हो गया है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है। काम नहीं कर रहा है अभी क्या? हाँ ठीक है। 28 जुलाई 2025, ये हम लोग किसका कर रहे हैं? आचार्य का प्रत्यक्षण का गेस्टाल्ट का सिद्धांत। ये चैप्टर तुम्हारा किस में चला जा रहा है? 4 में चला जा रहा है। बाकी इससे रिलेटेड और 3 4 चीज जानना था, जैसे अनुभववाद क्या है, व्यवहारवाद में। लेकिन डायरेक्ट आज टॉपिक पे ही आ जा रहे हैं। तो इसका उत्पत्ति कब हुआ? 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी में। क्या नाम है? मैक्स वर्दीमर और वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफा, ये तीनों मिलकर कौन क्या किया? विकसित किया है प्रत्यक्षण का गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तीनों का देख लेना, नाम याद रखना अपना, है ना? तो मूल भावना क्या है? समग्र उसके भागों के योग से उत्पन्न होता है। ये वाला नहीं समझ में आएगा, अभी बता रहे समग्र में। हम कल तुमको कुत्ता का नाक दिखाए थे, पूंछ दिखाए थे, है ना? तो क्या है? उसके भाग का तुम योग कर लेना फटाफट। और तुमको क्या दिखा? समग्र दिखा क्या? कुत्ता दिख रहा है ना? तो द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी कि हल्का सा अगर हम किस कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखना है ना, ऐसा कर दिए और फिर ऐसा कर दिए, ठीक है? और उसके बाद में ऐसा ही कर दिए, बस इतना ही छोड़ दे रहे हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह कौन चौपाया हमारा क्या है? जानवर है। तो समग्र का गुण ही भिन्न होता है, केवल बड़ा नहीं होता है। केंद्रीय विचार में क्या? मस्तिष्क जानकारी को संसाधित करते समय इसे व्यक्तिगत तत्वों के बजाय सार्थक समग्र, यहाँ मतलब समझा रहे व्यक्तिगत तत्व। व्यक्तिगत तत्व का मतलब तुमको किसी का नाक दिख रहा है ना, एक वो आंख दिख रहा है, कुछ ऐसा होठ दिख रहा है, तो ये वो क्या? व्यक्तिगत तत्व हो गया। तो व्यक्तिगत तत्व को क्या करेगा? लो संसाधित करेगा। संसाधित करने के बाद में तुम्हारे दिमाग में ऐसा वाला छवि बना देगा क्या, कि अच्छा ये तो जरूर कोई कौन है? आदमी ही है। देखो अभी हम आदमी का चेहरा नहीं लगाए हैं, लेकिन आड़ा तिरछा लाइन तुमको क्या कर दिया? संसाधित करके बता दिया ना कि कौन है ये? हमारा कोई ना कोई आदमी है। जैसे कि मान लो इस तरह से दिखा रहे हैं, और पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे से। और उसका तो नहीं बन रहा है, हमको दिखाना था, ऐसा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो हमारा केंद्रीय विचार क्या करता है? कि वह इसको होल के रूप में व्यवस्थित करने का स्वाभाविक प्रयास करता है, और यह व्यवस्था स्वतः हो जाती है और सहज हो जाती है। होल का मतलब पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आदमी तुमको दिख गया, और हम मात्र दिखा रहे हैं क्या? नाक है, आंख है और होठ है। तो मुख्य फोकस क्या किया? बताना कि हमारा मस्तिष्क जो है सो संवेदी इनपुट में खाली नाक लिए, आंख लिए को कैसे संगठित करता था। संगठित का मतलब क्या हुआ? ऐसे ना कर दिया संगठित, ताकि हम एक सुसंगत और सार्थक दुनिया का अनुभव कर सके। यही केंद्रीय विचार है। कि 3 वैज्ञानिक का नाम है, आएगा तो नहीं नाम, फिर भी नाम डाला हुआ है यहाँ। अब मूल सिद्धांत में यहाँ प्राग्नांज का नियम, लॉ ऑफ प्राग्नांज या गुड फिगर या सिंप्लिसिटी। तो मूल सिद्धांत में पहला क्या रहा? प्राग्नांज का नियम। तो प्राग्नांज नियम क्या बताता है? यह गेस्टाल्ट सिद्धांत का सर्वोच्च और मौलिक नियम है। सर्वोच्च और मौलिक। इसके अनुसार मस्तिष्क जो है सो संवेदी इनपुट का मतलब क्या हो गया? ये एक वो आंख दे दिए, एक ठो नाक दे दिए, एक ठो हम लोग क्या दे दिए? ओठ दे दिया, ऐसा करके। तो उसको यथासंभव क्या बनाएगा? सरल बनाएगा। अनियमित का मतलब देखो अभी ये अनियमित है, तो इसको नियमित कैसे करेगा? कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आंख दिया, यहाँ नाक, और यहाँ पे ऐसा दे दिया। ये नियमित किया। सम्मित, सम्मित का मतलब एक आंख ऐसा तो दूसरा आंख भी हूबहू वैसा ही दिया है। स्थिर का मतलब है कि अगर नाक का जगह यहाँ तो यही नाक दिया, ऐसा ना हो कि हमको नाक यहाँ पे दे देना है। और सार्थक पैटर्न, यानी ये वाला कौन सा पैटर्न हो गया? सार्थक। और ये वाला कौन है? निरर्थक। में व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति रखता है। यही हमारा सर्वोच्च नियम है और मौलिक नियम है। कि मस्तिष्क संवेदी इनपुट को क्या करेगा? सरल करेगा, सार्थक करेगा, नियमित करेगा, सममित करेगा, स्थिर करेगा और सार्थक करेगा। सबका मतलब समझा दिए। सम्मित का मतलब समझा दिए, याद है ना? सम्मित का मतलब ये हो गया कि एक आंख तुम्हारा इतना बड़ा है और एक आंख इतना छोटा है, ऐसा होगा क्या? यह सम्मित नहीं है। सममित का मतलब दोनों का आपस में आकार क्या होना चाहिए? बराबर। जब भी कोई संभावित व्याख्या होती है, तो मस्तिष्क वह चुनता है जो सबसे सरल और स्थिर हो। जैसे कि ओलंपिक का चक्र हम लोग देखेंगे, तो हम उन्हें अलग अलग वक्रों के रूप में नहीं, बल्कि जुड़े हुए सरल वृत्तों के रूप में देखते हैं। वो याद है ना? ये वाला ऐसा होता है, फिर ये वाला ऐसा होता है, फिर ये वाला ऐसा, 8 को रहता है ना सर्कल। तो वह वक्र ही है ना, लेकिन वक्र नहीं दिख करके क्या दिखेगा? वह एक सर्कल दिखेगा। ये ऐसा रहेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा करके रहता है। तो पहला कौन सा नियम है? प्राग्नांज का नियम, प्राग्नांज का सिद्धांत।
ये क्या हम लोग कर रहे हैं, गेस्टाल्ट वाला कर रहे हैं। गेस्टाल्ट वाला में कोर प्रिंसिपल पहला हो गया प्राग्नांज का नियम यानी लॉ ऑफ प्राग्नांज, इसको को बोलेंगे गुड फिगर या सिंप्लिसिटी। दूसरा वाला आ जाओ, निकटता का नियम। तो अच्छा, ये निकटता का नियम किस में जा रहा है, टॉपिक भूल तो नहीं रही है, मूल सिद्धांत में, है ना। तो दूसरा वाला हमारा हो गया क्या, निकटता का नियम। तो निकट स्थित वस्तुएं एक साथ समूहबद्ध होने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे वस्तुओं के बीच की दूरी ही निर्धारित करती है कि हम उन्हें कैसे समूहित करेंगे। उदाहरण के लिए पैराग्राफ में शब्दों के बीच की दूरी पंक्तियों को परिभाषित करती है। पास पास बिंदु एक समूह या पैटर्न में, देखो यहाँ पे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ये वाला बिंदु दे रहे हैं ना, तो हमारा क्या बन रहा है, एक पैटर्न ही ना बन रहा है। और याद करो कि एक शब्द यहाँ, दूसरा शब्द यहाँ, दोनों के बीच का दूरी फिक्स है कि नहीं, यहाँ और यहाँ वाला दूरी हमारा क्या फिक्स है। तो यही कह रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी ही निर्धारित करती है कि हम उन्हें कैसे समूहित करेंगे। तो ये दूरी बता दे रहा है कि ये तीन हमारा क्या, तीन बुलेट है, यानी तीन हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ऑटोमेटिक दिमाग समझ में आ जाता है। तो पहला वाला क्या था, प्राग्नांज का नियम। दूसरा वाला क्या है बताना, निकटता का नियम। तीसरा वाला क्या होगा हमारा, समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। दिखने में समान वस्तुएं जैसे रंग है, आकार है और दिशा है और बनावट है, एक साथ समूहबद्ध होने की प्रवृत्ति रखती है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए मान लो कि हम लोग जो है सो ऐसा किए और ऐसा कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, और इधर हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देखो, दिखने, अच्छा यहाँ पर एक ठो ऐसा कर दे रहे हैं फिर से, और एक ठो जो है सो फिर से हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, है ना। ऑटोमेटिक तुम क्या रखोगी, बोलेगी यह जानवर है, इसकी श्रेणी में डालोगे, अब बोलेगी यह आदमी है, इसको इसकी श्रेणी में डाल देंगे, तो ग्रुप बन गया ना, एक साथ समूहबद्ध हो गया ना। तो समानता निकटता से अधिक प्रबल हो सकती है। निकटता वो वाला, दो वस्तु के बीच का दूरी, है ना। उदाहरण के लिए एक टेबल पर अलग अलग रंग के गोल और चौकोर बटन, हम उन्हें रंग या आकार के आधार पर समूहित करेंगे, ग्रिड में समान आकार वाली आकृतियां एक साथ दिखती है। यही वजह है कि किसी का नंबर मान के लो 10 नंबर का, मान लो हम एक अपना नंबर दे रहे हैं, ये 88 हो गया, 39, ये हो गया हमारा 83, ये हो गया 12 और ये हो गया 46, और अचानक से इसको बोलो ना पढ़ने के लिए, तो सब क्या हो गया, आपस में समूहबद्ध न हो गया, तो तुमको कंफ्यूजन होगा कि दो के बाद तीन, चार कहाँ, तुम ना आसानी से नंबर नहीं लिख पाएगी। और हम अधिकतर अपना नोट्स में देखना कि हम एक बार 88 लिखेंगे और गैप दे के यहाँ लिखते हैं क्या, 39, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, 83, क्योंकि दो के बीच में हमारा क्या हो रहा है, गैप हो जा रहा है। तो वो पढ़ने में हमको क्या होगा, सुविधा होगा। हाँ, आधार कार्ड नंबर। चौथा हमारा है सातत्यता या निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, और ये वाला क्या था, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। ये था लॉ ऑफ सिमिलरिटी। तो पहला वाला क्या है हमारा, प्राग्नांज का नियम। दूसरा क्या है, निकटता का नियम। तीसरा समानता का नियम। और चौथा हो गया हमारा क्या, निरंतरता का नियम, है ना। तो निरंतरता का नियम में क्या बोलता है, मस्तिष्क उन रेखाओं या वक्रों को एक इकाई के रूप में देखने की प्रवृत्ति रखता है जो एक सुचारू निरंतर पथ का अनुसरण करते हैं। जैसे हम टूटी हुई रेखा को भी जुड़ी हुई मान लेते हैं यदि वे एक दिशा में जाती है, जैसे ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा करके ऐसा जा, सब जुड़ा हुआ दिखता है। यानी मस्तिष्क क्या कर रहा है कि जो टूटा हुआ है रेखा उसको भी जुड़ा हुआ मान लेता है, कब, यदि वह एक ही दिशा में हो। तो मस्तिष्क उन रेखा या वक्रों को एक इकाई के रूप में ले लेगा, तो इसीलिए उसको क्या बोला, निरंतरता, ब्रेक नहीं है, यानी वह क्या है, निरंतर है। और इसी का सिद्धांत में पिक्चर चलता है। पिक्चर क्या है, तो एक फोटो ही है ना, फोटो में हाथ हिलते हुए दिख रहा है, लेकिन कंटिन्यू चलाएगा तो लगेगा सही में हाथ क्या हो रहा है, हिल रहा है। उदाहरण के लिए, एक दूसरे को काटते हुए वक्र रेखा, देखो ये ऐसा है वक्र और ये है ऐसा वक्र है, ठीक है। हम उन्हें दो अलग अलग निरंतर वक्रों के रूप में देखते हैं, न कि चार अलग अलग खंड में। अब यहाँ पर अगर अलग खंड होगा तो एक अलग खंड, ये दो अलग खंड, ये तीन अलग खंड और ये चार अलग खंड, ऐसा ना। लेकिन कुछ नहीं, तुमको लगेगा कि हम सीधा एक ऐसा लाइन डालें और एक ऐसा लाइन डाले हैं। जबकि जानती हो ये बनाया कैसा, एक वक्र ऐसा बनाएगा, फिर दूसरा वाला वक्र ऐसा बनाएगा, फिर तीसरा वाला क्या बनाएगा, ऐसा, और चौथा वाला क्या बनाएगा, ऐसा बनाएगा। तो अब तुमको दो ही को वक्र दिखेगा।
पांचवा है तुम्हारा पूर्णता या समापन का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। तो चलो चार नियम का बताओ। पहला वाला प्राग्नांच का नियम, दूसरा निकटता का नियम, समानता का नियम, निरंतरता का नियम, और पांचवा क्या, पूर्णता या हाँ। राष्ट्रपति ऑफ करो, मोटर वाला। जानती ना, ऊपर का ये नीचे कर दो उसको। नहीं नहीं वो नहीं है। हाँ आ जाओ। हाँ। हम्म। तो मस्तिष्क जो सो अपूर्ण आकृति या पैटर्न को पूर्ण मानकर देखने की प्रवृत्ति करता है। हम रिक्त स्थानों को स्वतः ही क्या करते हैं, भर देते हैं। ये समझ में आ रहा था ना, जैसे हम लोग नाक दिखा रहे थे वो ऑटोमेटिक कुत्ता दिखेगा। अपूर्ण आकृति, अपूर्ण आकृति का मतलब है कि जैसे कि हम ऐसा कर दिए, ठीक है, और हम मान लो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, देखते जाना, और फिर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, है ना, और हम ऐसा कर दिए और ऐसा कर दिए। अब तुम बता सकती हो कि ये क्या चीज है। एक आदमी है। जबकि अभी हमारा आकृति क्या है, अपूर्ण ही तो है। हम ऐसा ही बनाए मात्र, और ऐसा बनाया है अभी। अपूर्ण है, तुम अपने मन से यहाँ क्या कर देगी, यहाँ पे आंख होगा, यहाँ नाक होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओठ होगा। पता चल गया कि अपूर्ण आकृति या पैटर्न को पूर्ण मानकर देखने की प्रवृत्ति करता है, इसीलिए इसको क्या कहे, लॉ ऑफ क्लोजर। यानी अधूरा है उसको क्या किया, क्लोज करके पूरा पूरा ये कर दिया, बना दिया। यह प्राग्नांच के नियम का विशेष मामला है। मस्तिष्क जो है सो सरल आकृति चाहता है और पूर्ण आकृति बनाना चाहता है। जैसे कि बिंदुओं से बना हुआ एक खुला वृत्त, देखो मान लो कि इस तरह से हम लोग बिंदु बिंदु बना रहे हैं, तो ये है तो बिंदु ही, लेकिन अभी तुम्हारे सामने हमको क्या दिखेगा, वृत्त दिख रहा है। दिख रहा है ना ये वाला। मान लो थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देंगे कि ऑनलाइन में तो नहीं दिखाएगा इन लोग को। मान लो हम इस तरह से वृत्त कर रहे हैं, ठीक है, तो वृत्त कर रहे हैं, ये मात्र बिंदु ना बना रहे हैं, लेकिन और भी एक चीज बना रहे हैं, इस बार हम बिंदु नहीं बना रहे हैं। ये ऐसा किए, ये ऐसा किए, और ये ऐसा किए। अब देखो कि कुछ विशेष आकृति दिख रहा है ना। यानी ये कैसा बना रहा है, यह रिक्त स्थानों को स्वतः क्या करता है, भर दे रहा है। छठा, आकृति पृष्ठभूमि संबंध, यानी फिगर का ये क्या आता है भाई, धारणा का सबसे बुनियादी संगठन। अच्छा तो पांच जल्दी जल्दी बोलो। पहला वाला क्या था तुम्हारा, प्राग्नांच। दूसरा क्या है, निकटता। तीसरा क्या है, समानता। और चौथा निरंतरता। और पांचवा क्या हो गया, समापन का नियम, पूर्णता या समानता। और छठा क्या हो गया तुम्हारा, आकृति या पृष्ठभूमि का संबंध। तो देखो आकृति, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, धारणा का सबसे बुनियादी संगठन। मनुष्य किसी दृश्य को एक प्रमुख वस्तु और एक पृष्ठभूमि के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे कि देखो इसमें हम लोग एक ऐसा बना रहे हैं, तो तुम बता सकती हो ये क्या बन गया, वर्ग बन गया, वर्गाकार बन गया, है ना। तो प्रमुख है, इसमें क्या है हमारा, ध्यान आकर्षित करने वाली अस्पष्ट सीमाओं वाली पृष्ठभूमि के सामने आगे आने वाली प्रतीत होने वाली वस्तु। ये ये इसमें कम महत्वपूर्ण धुंधली आकृति को समर्थन देने का पिछला हिस्सा। अच्छा ठीक है, मान लो इसमें हम लोग ऐसा कर दिए, और एक ऐसा कर दिए, और इसमें ऐसा कर दिए, और इसमें ऐसा कर दिए, ये भी हमारा क्या दिख रहा है, वर्ग ही ना, वर्गाकार ही तो दिख रहा है। तो यह संबंध क्या हो सकता है, द्विअर्थी हो सकता है, जहां आकृति और पृष्ठभूमि बदलती है, जैसे रूबिन का प्याला, चेहरा प्रतिरूप। इसमें देखो, इसमें एक तो हमको असल में डालना था, फोटो डालना था कि पृष्ठभूमि बदलने से आकृति कैसे बदलता है। कई बार आसमान में इस तरह का बादल देखी है, बादल देखिए ना आसमान में, तो वही बादल में देखो कभी कभी तुम्हारा पृष्ठभूमि अलग होगा, तो बादल में ना कुछ तुमको खरगोश, कुछ हिरन, कुछ तीर धनुष अजीब जैसा दिखेगा। या अपने घर में टायर्स को गौर से देखोगे ना, तो तुमको टायर्स में भी किसी किसी का आकृति दिखने लगेगा वो, किसी के तस्वीर में व्यक्ति और उसके पीछे का दृश्य, वो जैसे किताब पर लिखा शब्द और इसका पन्ना, इसका पिक्चर बाद में डाल देंगे। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण नियम या अवधारणा, तो जो भी अभी हमारे पास में कितना आ गया, छह आ गया। ये सारा गेस्टाल्ट का सिद्धांत में है। हाँ, और भी है वो जो करा रहे थे, वो तो वो सब मेन हो गया, अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, और भी करना था,
मौका मिलेगा तो उसको करेंगे, लेकिन लेट ज्यादा हो रहा था ना, तो डायरेक्ट आज हम गेस्टाल्ट पे ही आ गए कि कितना लेट करेंगे। एक दिन तो मैथ में चला गया ना बर्बाद हमारा। अब देखो यहाँ ये सामान्य भाग्य का नियम यानी लॉ ऑफ कॉमन फेट, जो वस्तुएं एक ही दिशा में या एक ही गति से चलती हुई दिखाई देती है वह एक साथ समूहबद्ध होने की प्रवृत्ति रखती है, जैसे झुंड में उड़ते हुए पक्षी। ये वाला आप तुमको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। दूसरा परिवेश का नियम यानी लॉ ऑफ सराउंडिंग या यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस, एक समान रंग या बनावट से घिरे क्षेत्र एक ही समूह के रूप में देखे जाते हैं। वो वाला उदाहरण नहीं दिए थे, ये वाला इस तरह से ऐसा है तो क्या क्या जाएगा। ये सम्मिति का नियम चर्चा हो गया हमारा। सम्मिति यानी कि अगर एक आंख इतना बड़ा है तो दूसरा वाला भी आंख दिमाग बोल देगा क्या ऐसा इतना ही बड़ा होगा। समूहबद्ध होते हैं। पूर्व अनुभव का नियम यानी तुम अगर आदमी को देखी है और हम मात्र ऐसा करके ऐसा दिखा रहे हैं, तो तुम उसको क्या डाल देगी, पुराना अनुभव था कि अरे ये तो आदमी है, यानी ऑटोमेटिक दिमाग यहाँ तक बना देगा, इसका बाल भी बना देगा और इसका ये वाला हुलिया भी बना देगा, इसको ऐसे भी पहना देगा और यहाँ पर ऐसे क्या करेगा, हाथ भी निकाल देगा इसका। तो वह पूर्ण अनुभववाद वाला कि पुराना जो अनुभव है उसके हमारे समूहन यानी पूरा पूरा समूह जो बना दिए उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अच्छा, की टेनेट्स यानी कि प्रमुख सिद्धांत में एक सक्रिय प्रक्रिया देखो। तो हमारा प्रत्यक्षण, अब प्रत्यक्षण समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, जैसे तुम भगवान, इसमें तो चर्चा नहीं करने की जरूरत है। हाँ, तो दिमाग प्रत्यक्षण जो होता है वह एक निष्क्रिय प्रतिलिपि नहीं है, यह मस्तिष्क एक सक्रिय और संगठनात्मक प्रक्रिया, मस्तिष्क सक्रिय रहता है। दूसरा है कि इसमें सीधा गेस्टाल्ट का सिद्धांत बोलता है कि यह संगठन कैसा हो जाता है, सहज हो जाता है। हल्का सा आंख दिखाएगा तो स्वतः और तात्कालिक तुमको दिखा देगा यह आदमी है या क्या कुत्ता है। हम इसको जानबूझकर नियंत्रित नहीं करते हैं। देखते हो कभी स्कूल में ऐसा घटना घटता है कि बच्चे लोग जब अपना वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम का दरवाजा में कुछ कुछ चित्रकारी कर देते हैं, और चित्रकारी करते हैं तो वो किसमें चला गया, सह संगठन में। एक बच्चा चित्रकारी किया, दूसरा बच्चा जाकर कंप्लेन करेगा सर देखिए इन्होंने गंदा फोटो बनाया है। अब पूरा का पूरा टीचर और प्रिंसिपल जो है सो सहज संगठन वाला सिद्धांत में उसको क्या मानता है, गंदा, फिर उसको पनिशमेंट मिलता है। डिस्टार्ट में चला गया। वो संदर्भ का महत्व, किसी तत्व की व्याख्या करके उसके आसपास के संदर्भ पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे नीचे दी गई आकृति में केंद्रीय वृत्त का आकार, यहाँ आकृति तो नहीं डाले हैं, हम हटा दिए थे, तो आज बोली थी जल्दी छोड़ने के लिए। जैसे मान लो हम तुमको एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लो ये हमारा आयत है, तुमको पूछे केंद्र कहाँ है उसका, तो ये आयत है, तुम ऑटोमेटिक तुम हम पूछेंगे यहाँ है केंद्र कि यहाँ है केंद्र कि यहाँ है केंद्र, तो कौन सा जाएगा, बीच वाला में जाएगा। मान लो एक सर्कल बना रहे हैं, बोलेंगे इसका केंद्र कहाँ है, तो तुम अपने आप निकाल लेंगे ये यहाँ है। ये संदर्भ अलग हो रहा है। भाग समग्र संबंध यानी भागों का अर्थ समग्र के संदर्भ से ही निकलता है। भाग का मतलब तुम एक आंख दिखा दे रही है तो ऑटोमेटिक संदर्भ क्या निकलेगा कि एक और आंख ऐसे ही होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी ऐसा होगा। अब शैक्षिक महत्व क्या है, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, गेस्टाल्ट वाला सिद्धांत। तो देखो अधिगम सामग्री का हम लोग डिजाइन, जैसे जो लर्निंग वर्निंग कराते हैं, टीचिंग लर्निंग, तो बच्चे लोगों को नोट्स देते हैं ना, किताब छपता है ना, तो उसमें चित्रकारी होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो इसमें है समूहन होता है इसमें। जैसे नोट्स है, स्लाइड्स है, पाठ्य पुस्तक है, उसकी जानकारी को निकटता और समानता के सिद्धांत का उपयोग करके स्पष्ट समूह में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा स्पष्टता, अगर हम लोग आकृति डाल देते हैं तो दिमाग सक्रिय रूप से उसका प्रत्यक्षण कर लेगा। और बच्चे को तो देखना, जितना कॉमिक्स का बुक है ना बच्चा अच्छे से पढ़ता था, और बिना कॉमिक्स वाला जो कहानी है हिंदी को नहीं पढ़ेगा। यही वजह है कि हिंदी और अंग्रेजी में भी आजकल जो कहानी चलता है उसको क्या देता है, चित्र छाप देता है। और ज्यादा चित्र वाला किताब बिकेगा भी ज्यादा। तो वह क्या बनाता है, विषय वस्तु को स्पष्ट बनाता है, सरल बनाता है, अच्छी तरह से परिभाषित कर देता है। यानी प्राग्नांज का वहाँ समापन वाला सिद्धांत हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तीसरा आकृति और पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आकृति के माध्यम से स्पष्ट रूप से अलग कर देता है, जैसे हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया। जैसे हम ही यहाँ पे देखो इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिए है ना। वो सब प्रत्यक्षण में आ रहा है, इसका प्रत्यक्षण यानी अलग हो गया, हम समझ अच्छा ये मेन हेडिंग है और इसी का ये क्या है, व्याख्या है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। यहाँ वो अच्छा संगठन चार्ट या फ्लो चार्ट, निरंतरता और सामान्य भाग के सिद्धांतों का उपयोग करके संबंधों को क्या करता है, यहाँ इस पर लगातार कंटिन्यू टॉपिक हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो हमारा किसमें आ गया, हमारा शैक्षिक महत्व और अनुप्रयोग में पहला था अधिगम अधिगम सामग्री का डिजाइन, मैंने पाठ्य पुस्तक को बनाने में कितना फायदा हो गया, पहला हो गया। दूसरा है हमारा शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां में हम लोग जब भी जटिल विषय को पढ़ाते हैं, तो जटिल विषय को मान लो हमको पाइथागोरस पढ़ाना है,
तो पाइथागोरस पढ़ाना है तो पाइथागोरस का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह डायरेक्ट है। लेकिन सोचो कि ये जटिल विषय को हम लोग तोड़ेंगे कैसे, बोलेंगे बाबू ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया कर्ण, ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। अब बोलेंगे कि कर्ण का मान जानने के लिए तुमको आधार का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा हमारा कर्ण का स्क्वायर निकले। मैं छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा जैसे और एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो दो एकम क्या हो गया दो, और दो दूनी क्या हो गया हमारा, तो छोटा छोटा समझा रहे हैं। दो तिया क्या हो गया, तो ये हो गया क्या छः। और हम सीधा बच्चे को बोलेंगे चलो 12 गुना 4 बटा में 2, इसको सॉल्व करो। यानी तो इसको मान लो 6 कर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक ना बांटेगा, दो तिया 6 और दो दूना 4 और तीन चौका 12। तो ये किसमें चला गया, ये हमारा जटिल विषय को उसके भाग में पहले तोड़ दिए और समग्र परिचय दे दिए। अच्छा पैटर्न का पहचान, अधिगम को पैटर्न पहचानने की प्रक्रिया, जैसे पैटर्न का मतलब यहाँ है ऐसा देखो, जैसे ये हो हमारा 2 4 6 हो रहा है ना, तो अब हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि 2 गुना 4 और यहाँ पे बॉक्स रख देंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे बॉक्स, और यहाँ पे ऐसा 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 लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे बोलेंगे बॉक्स। अब बच्चा क्या करेगा, बोलेगा 6 था तो यहाँ क्या भराएगा 8, यहाँ क्या भराएगा 10, देखो पैटर्न पता चल गया, यहाँ क्या भराएगा 12, और यहाँ 4 है तो यहाँ क्या होगा 5, यहाँ होगा 6, यहाँ तो गुना जाएगा, और यहाँ पे होगा 2 और 2, ऑटोमेटिक बच्चा पकड़ लिया पैटर्न को। ये रीजनिंग में भी काम आता है, ये पैटर्न पहचान हो गया। अब देखो शैक्षिक महत्व और अनुप्रयोग में तीसरा इसका हेडिंग है समस्या का समाधान, समाधान कोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम। तो गेस्टाल्टवादी का मतलब कोई एक आदमी नहीं है, तीन लोग मिल करके क्या सिद्धांत दिया था, और इसका सिद्धांत को जो लोग मानता है उसको बोलता है गेस्टाल्टवादी। तो वो लोग जोर दिया कि समस्या का समाधान अक्सर क्या आहा क्षण के साथ होता है, जब समस्या के तत्व अचानक एक सार्थक समग्र के रूप में पुनर्गठित हो जाते हैं, ना कि केवल ट्रायल एंड एरर। अरे जैसे कि मान लो हम लोग मैथ बनाए जा रहे हैं नहीं बना, अचानक अरे बन गया, यानी अब तुमको समग्र क्या वहां मिल गया। तो जो समाधान है वो अक्सर क्या आहा क्षण के साथ होता है, वही कह रहा है। उस ये हमारा किसमें है समस्या समाधान में, अनुप्रयोग में। दूसरा कला और डिजाइन शिक्षा, गेस्टाल का सिद्धांत दृश्य संगठन संतुलन और प्रभावशीलता को क्या करता है नींव प्रदान करता है, वही टुकड़े टुकड़े को जोड़ करके एक समग्र बना लेता है। आलोचना देखो, तो वर्णनात्मक है कि व्याख्यात्मक है, तो यह सिद्धांत जो है सो कैसे संगठन होता है इसे पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर रहा, दिमाग को तो बता दे रहा है कि ये देखो कुछ दिखाओ कुत्ता करो तो पूरा कुत्ता को पहचान लेगा, लेकिन यह ना व्याख्या नहीं कर पा रहा है। न्यूरो सर्जन जो है या न्यूरो साइंस है वो अभी तक इसका ना व्याख्या ही नहीं कर पाएगा कि ऐसा अपना तंत्रिका तंत्र को समग्र रूप में मान ले रहा है। ये सब क्या आलोचना है। दूसरा अनुभव की भूमिका, बोलता है कि ये दिमाग का संगठन कर रहा है कि पहले से कुत्ता देखा था तब पहचान लिया कि कुत्ता है। अनुभव, मान लो कोई आदमी को कभी कुत्ता ही नहीं दिखा और हल्का से पूछ दिखा तो वह पहचान लेगा क्या कि कुत्ता है। तो यह बोल रहा है कि यह पूर्व अनुभव और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को क्या करता है कम आंकता है, जबकि अनुभव इसमें भूमिका निभाता है। कुछ समूहन जो है सो सीखे गए भी हो सकते हैं, यानी हम कुत्ता को पहले देखे थे तभी जान गए हैं। जैसे देखो हम लोग भूत नहीं देखे हैं, लेकिन तुम रात वो कर दो तो जो नहीं देखी हमको भूत का अनुभव नहीं है, लेकिन अपने आप वो क्या करेगा सम्मोहन कर देगा, अरे कोई भूत है भागो भागो भागो। ये अच्छा अति सरलीकरण, यानी प्रत्यक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरल नियमों में क्या कह लो बांध दिया है। अच्छा ये व्यर्थता, यानी नियम हमेशा स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि कौन सा संगठन प्रबल होगा, खासकर जटिल या द्विअर्थी उत्तेजनाओं में। अन्य इंद्रियों पर सीमित फोकस है, मूल रूप से दृश्य प्रत्यक्षण पर यह क्या है केंद्रित है। श्रवण और स्पर्श जैसे जैसे मान लो श्रवण ये स्पर्श प्रत्यक्षण में टीवी में दिखाता है ना कई बार सीरियल में कि बच्चा को बोलता है चलो अपना मम्मी को पहचानो तो छू करके, और 10 तो मम्मी खड़ी रहती है, 10 से गला मिलता है बोलता है ये मेरी मम्मी है। तो भाई छूने से भी तो प्रत्यक्षण हो रहा है। तो ये लोग क्या करता है अन्य इंद्रियों पर सीमित फोकस किया हुआ है, या खाली देखने वाला प्रत्यक्षण पे बोला है, जबकि जबकि सुनने से भी होता है और स्पर्श करने से भी होता है, उस पर यह फोकस कम किया है। तो निष्कर्ष क्या निकला, गेस्टाल का जो सिद्धांत प्रत्यक्षण, गेस्टाल सिद्धांत प्रत्यक्षण के मनोविज्ञान में क्या था क्रांतिकारी योगदान था।
इसने यह दिखा दिया कि मस्तिष्क जो है सो संवेदी जानकारी का एक निष्क्रिय रिसीवर नहीं है। कैसा है वह? सक्रिय रिसीवर है, जो कि सार्थक और समग्र बनाने के लिए सहज नियमों का पालन करता है। इसके सिद्धांत में दृश्य डिजाइन ही आएगा, शिक्षण पद्धति आएगा, समस्या समाधान आएगा, और कला के क्षेत्र में भी आएगा, गहरा प्रभाव डालता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। गेस्टाल्ट का सिद्धांत यह समझने की आधारशिला बना हुआ है कि हम अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं और व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब गेस्टाल्ट का नियम में ये निकटता, ये सब हमको पढ़ाना है। टाइम अगर रहेगा तो जिस दिन नई हड़बड़ा करके आएगी ना, तो उस दिन तुमको पढ़ाएंगे ये सब है। जैसे अलग अलग, आज तो इसमें सारा चर्चा हो गया है, जैसे निकटता क्या है, समानता क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, समापन क्या है, और आवर्ती पृष्ठभूमि क्या है। प्राणांश के सभी प्राणांश को सभी क्या माना? आधार मान रहा है। मूल भावना क्या? समग्र भावों को के योग से क्या भिन्न है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ यहाँ से तुम्हारा रहेगा, तो रहेगा क्वेश्चन, तो कभी मौका मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन इतना पॉइंट से निकाल लेंगे। तो ये आज का जो टॉपिक है तुम्हारा, आज का टॉपिक हमारा क्या है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, रखें।